हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गोपाल सुमानी। मेरे पास एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कंसोलिडेशन का ये टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए, चेंज इन रिलेशनशिप फ्रॉम सब्सिडियरीज टू एसोसिएट। तो आज के इस वीडियो में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, चेंज इन रिलेशनशिप फ्रॉम सब्सिडियरीज टू एसोसिएट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये होता क्या है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको। जैसे कंपनी कॉल्ड एच लिमिटेड, जैसे कंपनी एस लिमिटेड। एस लिमिटेड ने 60%, सपोज 60% शेयर एक्वायर कर रखे हैं एस लिमिटेड के, ठीक है। अब क्योंकि मोर देन 50% है तो दोनों में होल्डिंग सब्सिडियरी की रिलेशनशिप है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो एच लिमिटेड है वो एस लिमिटेड के 30% शेयर सेल कर देती है, ठीक है। तो उसके बाद बाकी 30% रह जाते हैं, रिमेनिंग 30%। तो अब जब वो 30% शेयर सेल कर देती है तो अब उसके बाद 30% बच जाते हैं, ठीक है। तो 30% बढ़ जाते हैं। अब क्योंकि इसमें मोर देन 50% तो बचे नहीं, तो नाउ देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ होल्डिंग सब्सिडियरी, ठीक है। बट स्टिल इट होल्ड्स 30% विच इज मोर देन 20%। अब मोर देन 20% क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जब हम AS 23 देखते हैं उसमें बात आती है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की, ठीक है। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के लिए हम क्या देखते हैं, जिसके पास 20% से लेके 50% तक के शेयर्स होते हैं, दैट विल बी कॉल्ड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे अभी भी इसके पास 30% शेयर है, मतलब अभी भी इसके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। एस लिमिटेड हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन एस लिमिटेड, ठीक है। तो ऐसे केस में इन दोनों का जो रिलेशनशिप हो जाएगा वो AS 23 के अंडर आ जाएगा, मतलब एस लिमिटेड विल बी एसोसिएट। एस लिमिटेड बन जाएगी एसोसिएट ऑफ एस लिमिटेड। तो जब उसने शेयर बेचे तो होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशनशिप खत्म हो गया, अब दैट विल बी एस लिमिटेड बन जाएगी अब एस लिमिटेड की एसोसिएट, ठीक है। तो अब उसकी जब आगे अकाउंटिंग होगी, जो भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे वो AS 23 के अकॉर्डिंग बनेंगे एसोसिएट मान के, ठीक है। तो ये हुआ। तो अब इसमें क्या हो रहा है, जब ये शेयर बेच रहे हैं तो एक तो शेयर सेल हो रहे हैं और उनकी रिलेशनशिप चेंज हो रही है। जब शेयर सेल होते हैं तब इसमें क्या होता है, हमें कैलकुलेट करना होता है गेन और लॉस, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर। दो चीजें हमें करनी होती है, तो गेन कैलकुलेट करना है और फिर अब इसको आगे हमें कैसे एज एसोसिएट ट्रीट करना है वो देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गेन और लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ शेयर्स माइनस करते हैं कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी। अभी कैरिंग अमाउंट हम किस डेट की लेंगे, ये हम डेट की जो भी डिस्पोजल की डेट है उस टाइम हम कैलकुलेट करेंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी कितना है। तो उन दोनों को जब इसमें से डिस्पोजल में से जब ये लेस करेंगे तो हमारा गेन और लॉस आ जाएगा। बट अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस चीज का मतलब क्या हुआ, व्हाट डू वी मीन बाय कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी, तो वो देखते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम लेते हैं नेट एसेट ऑफ सब्सिडियरी, ठीक है। नेट एसेट मतलब सब्सिडियरी की जो भी नेट एसेट, मतलब कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट, मतलब टोटल ऑफ असेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो उनके कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट लेंगे, उसमें प्लस करेंगे गुडविल या लेस करेंगे कैपिटल रिजर्व। अब ये क्या चीज होता है गुडविल और कैपिटल, मतलब ये वही है गुडविल और कैपिटल। मतलब जब होल्डिंग ने सब्सिडी में इन्वेस्ट किया था तो उस टाइम हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो वो जो गुडविल है, अगर गुडविल अराइज होती है तो गुडविल ऐड कर देंगे इसमें, अगर कैपिटल रिजर्व होता है तो वो यहाँ से लेस कर देंगे, ठीक है। तो इस नेट एसेट में से कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट और सब्सिडी में जब गुडविल ऐड या कैपिटल रिजर्व लेस करने के बाद जो आएगा वो अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे और डिस्पोजल में से लेस करेंगे तो हमारा गेन और लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखने की है कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व हमें
उसको ध्यान में रख के ऐड या लेस करना है, ठीक है। और ये हमें जितना परसेंट हम शेयर सेल कर रहे हैं, 30% है तो हमें वो 30% करके लेना है, ओके। अभी हमें बात आती है एसोसिएट को हम अब किस वैल्यू पे बताएंगे, ठीक है। तो एसोसिएट की जो वैल्यू होगी, तो जो भी डेट ऑफ डिस्पोजल है उस टाइम जो भी कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट ऑफ रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट, उस पे हम एसोसिएट को दिखाएंगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। और आगे जाके जो भी अकाउंटिंग होगी वो AS 23 में जैसे हमने बता रखा है इक्विटी मेथड, उसके अकॉर्डिंग होगी। और यहाँ पे हमें उसका गुडविल या कैपिटल रिजर्व जैसे भी हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल, वैसे ही हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, फिर माइनस हम कर देंगे नेट एसेट में इसका कितना शेयर है इन्वेस्टमेंट का। जिस तरह से हम नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं वैसे ही हमें कैलकुलेट करना है। बस हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ये कैरिंग अमाउंट ऑफ रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट। कैरिंग अमाउंट ऑफ रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट मतलब यहाँ हमने टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाली, जितना बेच दिया वो हमने यहाँ से माइनस कर दिया, जो बच गया वो हमारा इसकी कॉस्ट हो जाएगी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की। बाकी वैसे ही जैसे इक्विटी मेथड में हम कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही हमें कैलकुलेशन और प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। यहाँ मैंने एग्जांपल लिख रखा है, ये एग्जांपल देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा आप लोगों को। तो भी हम एग्जांपल करते हैं ये। तो ये एग्जांपल मैंने प्रैक्टिस मैनुअल से ले रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ बस मैंने नाम चेंज कर दिया है। एस लिमिटेड ने एक्वायर किए 51% शेयर्स इन एस लिमिटेड, इतने रुपए में, ये 75.80, यहाँ सब लाख में दे रखी है अमाउंट। एंड 1 अप्रैल 2015 को असेट लायबिलिटी उस टाइम थी 196 और 16। नेट एसेट एस लिमिटेड की 31 मार्च 2016 को इतनी थी, 30 सितंबर 2016 को इतनी थी, और 1 अक्टूबर को 25.5% होल्डिंग बेच दी है एस लिमिटेड ने इतने रुपए में। तो अब उसके पास टोटल 51% शेयर था, ठीक है, एस लिमिटेड के पास। उसमें से 25.5% उसने कर दिया सेल, ठीक है, और 25.5% रिमेनिंग। अब रिमेनिंग मतलब उसमें रिलेशन कौन सा हो गया, एसोसिएट का हो गया। पहले होल्डिंग सब्सिडियरी था, अब एसोसिएट हो गया। अब यहाँ हमें सेल किया तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है गेन और लॉस, कैलकुलेशन ऑफ गेन लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर। अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल, ठीक है। यहां हमें दे रखा है कि 125 से मिले थे, उसमें से हम लेस क्या करते हैं, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। अब पहले हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है, इसकी कैलकुलेशन यहां देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, नेट असेट, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। तो यहाँ पे हमें दे रखी है नेट एसेट, यहाँ 1 अक्टूबर या 30 सितंबर एक ही बात है। तो यहाँ उस टाइम 395 थी हमारी कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट, ठीक है। अब ये तो पूरी सब्सिडरी का है, ठीक है। हमारी होल्डिंग कितनी थी, 51%, तो हमें इसका 51% लेना है, ठीक है। तो इसका 51% कितना हुआ, 395 मल्टीप्लाई बाय 0.51, ये हुआ है 201.45, ठीक है। ये हो गई उसकी नेट एसेट। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं अगर गुडविल अराइज होती है तो एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, या लेस करते हैं अगर कैपिटल रिजर्व अराइज हुआ होता है तो ये हमें कैलकुलेट करना है। अब गुडविल कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो यहाँ से देंगे इन्वेस्टमेंट के टाइम क्या हुआ था। तो इन्वेस्टमेंट हमने किया था 75.80 में, ठीक है। और उस टाइम उसकी एसेट और लायबिलिटी इतनी थी 196 और 96। तो 196 एसेट थी माइनस लायबिलिटी, 180 उसकी नेट एसेट थी इन्वेस्टमेंट के टाइम। और हमने कितना 51% इन्वेस्टमेंट किया है।
मतलब वो कितना हो गया 91.80। ठीक है, ये हो गई उसकी नेट एसेट। तो नेट एसेट इतनी थी, हमने इन्वेस्टमेंट कम अमाउंट में किया है, कम अमाउंट से किया है, तो मतलब यहाँ हमारा कैपिटल रिजर्व राइज हुआ। तो यहाँ जाके हम कैपिटल रिजर्व को लेस कर देंगे 16, इसमें से हम 16 लेस कर देंगे, वो आ जाएगा 185.45। ये 185.45 इधर आ जाएगा, सॉरी जस्ट अ मिनट। तो ये 185.45 जो है ये हमारा, ये टोटल 51% का है। ठीक है, जबकि हम डिस्पोज कितना कर रहे हैं, हम डिस्पोजल कर रहे हैं आधे का 25.5% का। तो यहाँ पे 185.5 का हम मल्टीप्लाई बाय 25.5 डिवाइड बाय 51 करके ये ले लेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट, जो पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने बेचा है उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है। तो डिवाइड बाय 2 करें इसे, तो वो हुआ 92.725। तो जब -125 करेंगे तो ये हुआ 32.275। ये हमारा गेन हो गया, मतलब 125 रुपए में हमने बेचा है, 125 लाख में, और इतना हमारा कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडी था उस पोर्शन का जिसको जो हमने बेचा है। तो मैं वापस बता देता हूँ, हमने क्या किया, नेट एसेट लिया, डिस्पोजल के टाइम कितनी नेट एसेट थी, ठीक है, उसमें से हमारा कितना हिस्सा था, हमारा टोटल 51% है, तो 51% ये हुआ। इसमें हमें एडजस्ट करना था गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो भी अराइज हुआ था। तो हमने यहाँ देखा हमें कैपिटल रिजर्व अराइज हुआ था, कैपिटल रिजर्व लेस कर दिया, तो हमारे 51% शेयर्स के लिए नेट कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया। अब उसमें से हमने बेचा कितना, हाफ बेच दिया 25.5। तो जो 25.5 है जो बेचा वो यहाँ से लेस करेंगे, वो हमारा गुडविल सॉरी गेन और लॉस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा गेन हो रहा है। ठीक है, तो ये एक पार्ट रिजॉल्व हुआ है गेन का। ठीक है, अब एसोसिएट को हम किस वैल्यू पे शो करेंगे, तो हम मैंने क्या बताया था कि जो भी हमारी कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसका जो पार्ट हमने बेच दिया, ठीक है, वो हटा के जो रिमेनिंग पार्ट है वो कैरिंग, वो हमारे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट हो जाएगी। तो टोटल हमारा आ रहा था 185.45 कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, जिसमें से हमने हाफ बेचा है, जिसकी कॉस्ट हमने जो यहाँ लिख रखी है 92.725, वो लेस कर देंगे। जितना बेचा उसकी कैरिंग अमाउंट लेस करो, क्योंकि यहाँ पे वो हाफ बेचा है, तो जो रिमेनिंग है सेम ही अमाउंट है 92.725, वो हमारे आ गया इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की, उसकी कॉस्ट आ गई। ओके, तो हमने गेन कैलकुलेट कर लिया, एसोसिएट को किस वैल्यू पे प्रेजेंट करना है वो देख लिया। ठीक है, तो ये हटा रहा हूँ ये पार्ट। अब हमें देखना पड़ेगा कि अब एसोसिएट में अपने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट तो आ गई, अब हमें गुडविल और कैपिटल रिजर्व भी कैलकुलेट करना होता है एसोसिएट के लिए। फॉर एसोसिएट, क्योंकि एक तरह से मानेंगे जैसे जो अब हमारा इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट ये है एसोसिएट की, तो इसमें कितना गुडविल या कैपिटल रिजर्व है, तो वही होता है नॉर्मल जैसे हम कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है 90.725, उसमें जो भी हमारा नेट एसेट कितनी, नेट एसेट वो लेस कर देंगे। तो नेट एसेट एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट थी 395, और एज एन एसोसिएट कितना परसेंट हमारा हिस्सा है 25.5%। ठीक है, वो कितना होता है 395 मल्टीप्लाई बाय 25.5, वो है 100,725। तो जब इसमें से 92.7 तो वो 8 आ जाएगा। तो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इतनी है, नेट एसेट इतनी है, तो ये 8 हमारा कितना हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया। ओके, तो इस तरह से हमें कैलकुलेशन करनी है कि किस तरह से हम गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करना है, एसोसिएट को किस अमाउंट पे हम प्रेजेंट करेंगे, और उसके लिए किस तरह से हम गुडविल या कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन करेंगे। ओके,
आई होप ये कैलकुलेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझसे पूछें। जैसे जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था उसके लिए मैंने यहाँ पे वीडियो बना के डाल दिया है। ऐसे ही आपको कोई डाउट होता है, अगर ऐसे कोई टॉपिक में डाउट होता है तो आप ऐसे पूछ सकते हैं, मैं उसका वीडियो बना के डालूंगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।